हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे बोहर मॉडल की। तो बोहर मॉडल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बोहर मॉडल में सबसे पहले हमने कुछ पोस्टुलेट्स देखे। तो पोस्टुलेट क्या क्या थे। तो बोहर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही घूमता है, किसी भी रैंडम ऑर्बिट्स में नहीं पाया जा सकता, या सारे ऑर्बिट्स में नहीं घूम सकता, हर जगह पे नहीं पाया जा सकता इलेक्ट्रॉन, कुछ सर्टेन जगह पे ही पाया जाता है। और उन ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जब वो इलेक्ट्रॉन उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कब रेडिएट या एब्जॉर्ब करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स को चेंज करता है उस दौरान वो या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है। ये अपना तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में घूमना है तो दो फोर्स होते थे। कौन से दो फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों इक्वल होने चाहिए तभी वो अपने ऑर्बिट में घूम सकता है। ये फोर्थ पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट था एंगुलर मोमेंटम वाला। याद आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम वाला क्या पॉइंट था कि एमवीआर, ये एंगुलर मोमेंटम हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, h/2 का। ये अपनी कुछ पोस्टुलेट्स थे। इसके बाद हमने कुछ डेरिवेशन की। डेरिवेशन में क्या क्या देखा अपन ने, तो डेरिवेशन में अपन ने आर का फॉर्मूला देखा। रेडियस अगर अपन को निकालनी है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a0n² ठीक है। ए नोट की वैल्यू कितनी होती है, ए नोट होता है अपना 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। याद आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने वेलोसिटी अगर निकालनी अपन को इलेक्ट्रॉन की तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। सही है। ये इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने एनर्जी निकालना सीखा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। ये जो एनर्जी आ रही है वो जूल में आ रही है। अगर अपन एनर्जी निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसका फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²। और ये जो एनर्जी है ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है। इतना प्रीवियस क्लास से था। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम मेनली जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मुझे कुछ पॉइंट्स बताना है आपको, तो उनको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपने जो पीरियोडिक टेबल था उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आई थिंक हर एक बंदा जानता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कोई एटम होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसको निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी हम जो हमने पढ़ा है बोहर मॉडल, उसकी मदद से भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखना एक बार। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पहले मैं लिखता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको मैं शॉर्टकट में IE लिखूंगा। IE, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना। तो एनर्जी चेंज या एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चेंज व्हेन एन, दिख रहा है, यस, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे स्टेबल। सबसे स्टेबल कब होता है, हम एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो ये बोहर मॉडल है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है। हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि हीलियम प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसके अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है। Li लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन Li+2 के लिए एप्लीकेबल है। Li+2 में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसे बेरिलियम +3 में एप्लीकेबल है, बेरिलियम +4 में एप्लीकेबल है। ये अपना जो बोहर मॉडल है इसके जितने फॉर्मूले सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर एक इलेक्ट्रॉन तो उसकी ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी, पहला ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जहां सबसे कम एनर्जी है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n =
1. Energy change when an electron in its ground state is moved to. कहां जा रहा है वो? एटम से बाहर. एटम से बाहर मतलब कौन से ऑर्बिट में? कौन से ऑर्बिट में? बहुत दूर. बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट पे, टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी. अगर हम उसको n इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे लेके जा रहे हैं मतलब 1 से इंफिनिटी मतलब बाहर लेके जा रहे हैं एटम से. क्लियर है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो आयोनाइजेशन एनर्जी अपन को निकालनी है. आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, 1 मिनट तो बस मुझे. स्टार्ट. तो ये था पिछली क्लास का. अब हम आगे बढ़ते हैं और कट अगेन, फिर से स्टार्ट. स्टार्ट करें. यस. तो ये था अपना पिछली क्लास का. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं. तो चलिए, तो सबसे पहले अपनी हेडिंग डालते हैं अपन, एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम. आप सभी को एनर्जी निकालनी तो आती होगी. एनर्जी का फॉर्मूला तो याद है. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6. हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही काम करेंगे. 13.6 Z² अपॉन n². सही है. मैं हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर. n क्या होता है? कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, सेल है ना. E क्या है? अपनी एनर्जी. तो मान लो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा E1. उसको डिनोट ऐसे करूंगा, फर्स्ट ऑर्बिट की. और किसका फर्स्ट ऑर्बिट? हाइड्रोजन. तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी? कैलकुलेट करते हैं. तो n को 1 रखना है. Z कितना होता है हाइड्रोजन के लिए? 1. तो आंसर कितना आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है ये? ऐसे ही अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहूं, तो मैं लिखूंगा E2. किसके ऑर्बिट की? हाइड्रोजन. तो Z तो अपना 1 हो गया, n की जगह रखेंगे 2, तो n². 13.6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 4. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सही है. अब E3 निकालते हैं, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी. किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए. ये कितना आएगा? मैं डायरेक्ट करता हूं. नीचे आएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9. Z तो 1 है, तो 13.6 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा? 9 को 1 से करना, ये 1 पे जाएगा. 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं. और दिख रहा है? यस यस यस. ठीक है, अब देखते चलना. E4. ऐसे E4 निकालो, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी. इसकी कितनी आएगी? 16 नीचे आएगा, तो ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं E5 करूंगा तो नीचे आएगा 25, और 25 जीरो माइनस में 0 पॉइंट, ये जाएगा 5 पे, 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सॉरी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E6 अगर मैं निकालूं तो नीचे आएगा 36, वो जाएगा -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे. ये जो वैल्यू मैंने निकाली, अगर आप निकालनी तो आती है, अगर ये याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात होती है अपने लिए, क्योंकि क्वेश्चनों को करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. उससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होंगी उससे. तो अगर आपको याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं याद होते तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन निकाल सकते हैं. ठीक है, अब सामने देखना. अगर मैं, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, ऐसे आगे चलते जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी? -13.6. आगे वाले की कितनी? -3.4. उससे आगे वाले की एनर्जी कितनी? -1.51. उससे आगे वाले कितनी? -0.85. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो 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 ऑर्बिट लास्ट वाला है, लास्ट वाला मतलब इंफिनिटी पे है हाइड्रोजन का, उसकी एनर्जी कितनी होगी? अगर n की जगह हम इंफिनिटी रखें तो कितना आएगा? 1/∞, 0. तो जो सबसे लास्ट ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी कितनी आएगी? 0. सही है.
अब आप से ये छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? बताइए जल्दी से सोचिए, क्या कर रही है एनर्जी, इंक्रीज या डिक्रीज? तो देखो 13.6 था, 3.4 हुआ, तो ये तो वैल्यू तो डिक्रीज कर रही है। लेकिन एक चीज आप मिस कर गए, माइनस में डिक्रीज कर रही है। और माइनस का मतलब, जब माइनस में डिक्रीज कर रहा है तो मतलब वो चीज इंक्रीज कर रही होती है। जैसे अगर मैं पूछूं -13.6 और -3.4 में कौन बड़ा, -13.6 वो कम है, ये ज्यादा है, -1.51 ये और ज्यादा है। तो जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे होते हैं एनर्जी इंक्रीज करती है। सबसे कम एनर्जी कहाँ होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में। क्लियर है? इतनी बात आ गई समझ में। अब छोटा सा एक और क्वेश्चन आपसे, अगर मैं निकालना चाहता हूं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी और किसकी, एनी एटम, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है कौन सा एटम, तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी? फॉर्मूला लगाएंगे -13.6, है ना। और जेड कितना है मुझे नहीं पता, जेड स्क्वायर, और एन स्क्वायर कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट की निकालो तो एन आ जाएगा 1, तो -13.6 जेड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं E2 निकालूं किसी भी एटम की तो कितनी आएगी, बोलिए जल्दी से। -13.6, एन कितना, 2 की जगह हम एन की जगह 2 रखेंगे, 13.6 डिवाइड बाय 4 कितना बचेगा, 13.6 डिवाइड बाय 4 ये आएगा 3.4 जेड स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं E3 निकालूंगा इसी तरीके से वो किसी भी आइटम की, वो कितना आएगा, E3 आएगा अपना, वो आएगा -1.51 जेड स्क्वायर। मुझे पता है पहले से, ये जो E की वैल्यू, ये जो हाइड्रोजन के और किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी, वही एनर्जी यहाँ पे आता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितना है 13.6, यहाँ पे भी कितना है 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ रही है, -3.4 जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? देखो हाइड्रोजन में क्या है, जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू वो दे रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट की 13.6, सेकंड की -3.4, थर्ड की -1.51, फोर्थ की -0.85। ऐसे अगर किसी भी एटम को आपको निकालना है तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है होती है उस ऑर्बिट की, उसको जेड से, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट एनर्जी आ जाएगी, शॉर्टकट हो जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी हो जाएगा। तो ये बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी nth ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट मतलब कोई भी ऑर्बिट, किसकी, एनी एटम की, वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, अगर आपको हाइड्रोजन के उसी ऑर्बिट की एनर्जी पता है तो हाइड्रोजन का, और उसको मल्टीप्लाई कर देना जेड स्क्वायर से, तो ये आपको थोड़ा हेल्प कर देगा क्वेश्चन वगैरह करने में, आपके कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देगा ये फॉर्मूला। क्लियर है? ये थोड़ा हमने एनर्जी के बारे में बात की। अब थोड़ा आगे चलते हैं, फॉर सेम वैल्यू ऑफ जेड। सेम वैल्यू ऑफ जेड मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम मतलब एटम भी सेम है। ठीक है। अगर मैं कोई एटम है उसमें मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां से ये फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, इसमें एनर्जी का गैप कितना है, या मतलब यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो कितना एनर्जी का डिफरेंस वो निकालना चाहता हूं। कोई भी एटम है, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन है, कोई भी एटम है, तो कैसे निकालेंगे, तो आसान है। अपन को डेल्टा ई चाहिए, डेल्टा ई मतलब फाइनल वाले की एनर्जी और माइनस इनिशियल वाले की एनर्जी। करेक्ट है। फाइनल वाले की एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल वाले मतलब कोई किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए, तो अपने पास फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर, हमें नहीं पता कौन है ये, जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, माइनस इसकी एनर्जी कैसे आएगी, वही फॉर्मूला 13.6 जेड स्क्वायर, सेम एटम है, और इनिशियल एन आई, मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्बिट है, इनिशियल ऑर्बिट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं, तो 13.6 कॉमन आ रहा है आपके सामने, और जेड स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। माइनस को मैं कॉमन लेना नहीं चाहता, बाहर अंदर ही रखना चाहता हूं, पसंद नहीं है मुझे माइनस। ठीक है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे 13.6, यहाँ पे क्या बचेगा, -1/n f स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये बनेगा एन आई स्क्वायर। करेक्ट है। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, और यहां इसको आगे लिख देता हूं एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एनर्जी चेंज अगर आपको निकालना रहेगा
किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। दो ऑर्बिट है, पहला है 5वां, पहला है 10वां, कोई भी ऑर्बिट है उसमें एनर्जी का चेंज कितना आएगा या एनर्जी का डिफरेंस कितना है, इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पहले पहले यहाँ पे है थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड से अगर फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब, ये आपसे क्वेश्चन है। थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी। हायर से लोअर में आ रहा है तो आप मतलब बिना इस कैलकुलेशन के भी बता सकते हो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई अगर थर्ड से 1 में आ रहा है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखिए फाइनल ऑर्बिट कौन सा है अपना, फाइनल ऑर्बिट है अपना 1 और इनिशियल कितना है, इनिशियल है, इनिशियली पहले यहां पे था तो ये आएगा 1/9 -1, तो नेगेटिव में आएगा। तो डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो कहीं पे भी अगर डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उससे समझ जाना कि एनर्जी रिलीज होने वाली है, और डेल्टा अगर पॉजिटिव हो तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना पीरियोडिक टेबल में। पानी पी लेता हूं फिर आगे चलते हैं। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। कोई एटम है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोल देते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी। सेम यहां पे भी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पहले इसको लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी शॉर्टकट में लिखूंगा आई ई। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, यहां मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा डेफिनेशन। डेफिनेशन वही है लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग होगा। एनर्जी चेंज या एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चेंज व्हेन, कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n इजिकल टू 1। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा कान खोल के सुनना। ये जो बोहर मॉडल है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं बस उन्हीं एटम्स के लिए, उन्हीं स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होता है, सही। हीलियम के लिए नहीं, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के लिए फॉर्मूला नहीं लगता। लेकिन हम He+ के लिए इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। जितने हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं बोहर के वो He+ के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि He+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ऐसे ही Li के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन Li+2 के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि Li+2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बेरिलियम+3 के लिए एप्लीकेबल है। बोरोन +4 के लिए एप्लीकेबल है। तो जितने भी हम फॉर्मूले देख रहे हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहना पसंद करेगा, उसकी एनर्जी सबसे कम कहां होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो n इजिकल टू 1। तो जितने भी एटम्स होंगे जहां पे फॉर्मूला लगेंगे उसके लिए n इजिकल टू 1 रहेगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इन इट्स ग्राउंड स्टेट energy change when an electron in its ground state is moved to, कहां से कहां लेके जा रहे हैं हम उसको एटम से बाहर लेके जा रहे हैं। बाहर लेके जाने का मतलब कौन सी सेल में, इनफाइनाइट सेल में, है ना। तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो उसमें कितना एनर्जी का चेंज है, कितनी एनर्जी लगेगी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है डेल्टा ई। डेल्टा ई कहां से कहां पे, 1 से लेके हम उसको लेके जा रहे हैं इंफिनिटी पे, है ना। तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, ई फाइनल कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे। इनिशियल कहां पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सही है। और ई इंफिनिटी कितना होता है अपना, 0 माइनस E1, अपना फॉर्मूला आ गया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला बना -(E1), सही है क्या।
अगर आपको किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे आप नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते, इससे आप उन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला है, आप बस फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है उसके सामने माइनस कर देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है तो आप क्या बोलोगे, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, उसके सामने माइनस लगा दो, कितना आया, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो है आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन एटम की। क्लियर है, आई होप ये आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली चीज है, इसको थोड़ा समझना अच्छे से, अगली चीज है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी शॉर्टकट में मैं ई लिखूंगा। आपने एक्साइटेड स्टेट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, केमिकल बॉन्डिंग में जरूर पढ़ा होगा। तो क्या होता है एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब जैसे आप बहुत खुश होते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है ना, बहुत ज्यादा खुश, कूदने नाचने लगते हो तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, मतलब आपकी एनर्जी ज्यादा है। सेम तरीका यहाँ पे है, कोई इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जब हम व्हेन एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, कहां से एक्साइट हो रहा है, फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट कहां पे है, ग्राउंड स्टेट है n इज इक्वल टू 1, फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 टू एनी अदर हायर ऑर्बिट एक्सेप्ट n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर n इंफिनिटी पे ले गए तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से आप उसको कहीं पे भी लेके जाओ, फर्स्ट से सेकंड में, थर्ड में, उसको हम एक्साइटेशन बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट उसकी ग्राउंड स्टेट है, वहां से आप कहीं पे भी लेके जाओगे सेकंड थर्ड में, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब उसको हमें निकालना है कैसे, तो पहले समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखना दिख रहा है क्या, यस, मैं थोड़ा बाहर हूं, चल कोई चलता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, सही है। अब मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे n इजिकल टू 1 में, यहां से अगर ये यहाँ पे गया फर्स्ट से सेकंड में तो इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अपना कहां पाया जाएगा जब वो बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट तो हो गया n इजिकल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कहां पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो पाया जा रहा है n इज इक्वल टू 2 में। थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा कई बार कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सीधा थर्ड में चला गया, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड थर्ड, तो इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिख रहा है ना वहां पे, यस, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, n कितना है उसका, n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है। अगर वो फर्स्ट से जाता है फोर्थ में तो इसको बोला जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, n कितना है मेरा, n इज इक्वल टू 4। इसी तरीके सेम लॉजिक से अगर मैं पूछूं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, वो कौन से ऑर्बिट में होगा, n इज इक्वल टू 5। सही है, समझना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो सेकंड ऑर्बिट में है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहां से लेके यहां तक उसको कितनी एनर्जी लगी तो डेल्टा ही निकालना है। सही बात है, यहां से यहां तक कितनी एनर्जी लगी उसको हमें डेल्टा ही निकालना है, और उसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। पहले एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी।
बोर्ड पे आएगा नहीं तो थोड़ा छोटा कर लेता हूं, दिख रहा है ना? यस। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई। डेल्टा ई कैसे निकलेगा? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी भाई, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कहां से कहां जा रहे हो आप जा रहे हो थर्ड पे आ रहे हो, थर्ड और फर्स्ट के बीच में, तो डेल्टा ई निकालना है आपको E3 फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरीके से थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी आपकी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी हो गई डेल्टा ई इज इक्वल टू E4 माइनस E1। आप हमेशा एक्साइटेशन में फर्स्ट ऑर्बिट से जाते हो। फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हुई आपकी, डेल्टा ई इज इक्वल टू E5 माइनस E1। इतनी बात क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं।